हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने जा रहे हैं। तो इससे जो पिछला लेक्चर हमने किया था, अगर आपने नहीं अटेंड किया है तो एक बार उस लेक्चर को अटेंड कर लीजिए, क्योंकि वहीं पर हमने अपना बेस बनाया था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट को हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, अगर आपने अटेंड किया है तो। गैलीलियो के जो एक्सपेरिमेंट्स थे और न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, दोनों आपके एनसीईआरटी में सेम टॉपिक में दे रखा है, लेकिन हम इसको अलग अलग कर रहे हैं क्योंकि दोनों ही बेहद इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को अगर आप देखें तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कुछ नहीं है, बल्कि देखिए हुआ क्या था कि गैलीलियो अपने एक्सपेरिमेंट से गैलीलियो ने कुछ बहुत बेसिक बातें हमें बताई थी। अब वो जो बेसिक बातें थी, उन बेसिक बातों को अगर हम उसको डेवलप करें, उन बेसिक बातों को, छोटी छोटी बातें जो गैलीलियो हमें बता कर गए थे, अगर उन बातों को डेवलप किया जाए तब एक बहुत बड़ा मैकेनिक्स हमारा डेवलप हो सकता था। इस चीज का एहसास न्यूटन को था। अब इत्तेफाक देखिए, जिस साल गैलीलियो की डेथ हुई उसी साल न्यूटन वॉज बॉर्न, और जब न्यूटन 15-16 साल के थे तब वो गैलीलियो को पढ़ना उन्होंने शुरू किया। और गैलीलियो को जब पढ़ना शुरू किया, गैलीलियो की जो बुक्स थी, गैलीलियो के जो काम थे, उन सब को जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया, गैलीलियो ने जितने भी लॉज दिए, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए, उन सब को जब न्यूटन ने पढ़ा तो वो बहुत इंस्पायर हुए गैलीलियो से। और उस इंस्पिरेशन की वजह से न्यूटन जो है वो गैलीलियो के किए हुए एक्सपेरिमेंट्स को और फर्दर उन्होंने खुद प्रैक्टिस करना शुरू किया, उन एक्सपेरिमेंट्स को करना शुरू किया। और एक के बाद एक करते करते न्यूटन जो उन्होंने 3 बहुत कमाल के लॉज दिए, जिस लॉ पर आप एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरा फिजिक्स कहीं ना कहीं इन 3 लॉज से रिलेटेड है। ये लॉज इतने इंपॉर्टेंट हैं। तो उसी में से जो पहला लॉ है उसे कहा जाता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। मैंने यहां पर सिर्फ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लिखा है, इसको पूरे तरीके से कहें तो इसे हम लोग कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो कुछ नहीं, उन जो गैलीलियो ने जो काम किया था, और जो इसके पहले वाले क्लास में हमने गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट को पढ़ा था, उनके कंक्लूजन्स को पढ़ा था, उन सारे कंक्लूजन्स को आप कह सकते हैं कि शब्दों में न्यूटन ने लिखा, वो आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। मैं स्टेटमेंट लिखता हूं, आप उस स्टेटमेंट से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा गैलीलियो ने जो लॉ दिया था, गैलीलियो ने जो काम किया था उसके ऊपर। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है, एन ऑब्जेक्ट at rest, an object at rest remains at rest and an object in motion continues to remain in uniform motion in a straight line until and unless an external force acts on it। ये न्यूटन का स्टेटमेंट था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। न्यूटन का स्टेटमेंट क्या कहता है? एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट। गैलीलियो ने भी यही बात कही थी कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है वो रेस्ट पे ही रहेगा अगर उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। फिर गैलीलियो ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूड किया था कि जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो अगर उस पर कोई फोर्स ना लगे तब वो यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में ही रहेगा, है ना। तो यही बात न्यूटन ने कहा कि एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पर है वो रेस्ट पे ही रहता है, और एक ऑब्जेक्ट जो मोशन में है वो अपने उस
यूनिफॉर्म मोशन को एक स्ट्रेट लाइन में कंटिन्यू करता है। कब तक? तब तक जब तक उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। यानी अगर कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है तो जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है वो रेस्ट पे ही रहेगा, और जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में ही रहेगा। ये जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है एक्चुअली पूरा का पूरा गैलीलियो ने जो एक्सपेरिमेंट्स करके गैलीलियो की जो स्टडीज थी उन स्टडीज पे बेस्ड था। ठीक है बच्चों, तो एक तरीके से अगर इस स्टेटमेंट को अगर हम लोग डिकोड करें, इस स्टेटमेंट को अगर हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो आप समझिए क्या है, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट। तो जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, समझिएगा, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, कह रहा है कि बाद में भी वो रेस्ट पे ही रहेगा, है ना। जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है वो रेस्ट पे ही रहेगा। कब? जब उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। जब उस पर फोर्स जीरो है तो जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है वो रेस्ट पे ही रहेगा। यानी अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है, उसकी फाइनल वेलोसिटी भी 0 मीटर पर सेकेंड ही है। तो ये देखिए, इनिशियल वेलोसिटी 0 और फाइनल वेलोसिटी 0। तो अब मुझे बताइए चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? v माइनस यू। भाई v भी 0 है, u भी 0 है, तो 0 माइनस 0 यानी कि 0। और अगर इसको टाइम से डिवाइड कर दें तो 0 को टाइम से डिवाइड करेगा 0 ही मिलेगा। तो v माइनस यू अपॉन टी क्या आया? एक्सेलरेशन। यानी आपने क्या कंक्लूड किया? पहले लाइन से हमने कंक्लूड किया कि अगर फोर्स 0 है, अगर फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन भी हमारा 0 होगा, है ना बच्चों। क्या क्या स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट। तो जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है वो रेस्ट पे ही रहेगा। कब? जब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। तो रेस्ट पर अगर है तो इनिशियल वेलोसिटी 0, रेस्ट पर फाइनली है तो फाइनल वेलोसिटी 0। तो वेलोसिटी में चेंज क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये 0 है। अब 0 को टाइम से डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा। तो v माइनस यू अपॉन टी क्या है? एक्सेलरेशन। यानी फोर्स जब 0 है तो आपका एक्सेलरेशन भी 0 आ रहा है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं, दूसरा केस देखते हैं। फिर कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। तो सपोज करिए कि एक ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है, ठीक है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u है। किस केस की बात कर रहे हैं? जब कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना। तभी वही यही कह रहे हैं ना, अनटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट। यानी जब तक कोई फोर्स नहीं एक्ट करे तब तक यही रहेगा। तो ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो कह रहा है कि वो यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन में ही रहेगा। यूनिफॉर्म मोशन की बात हो रही। आप ये नहीं कहेंगे कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट। ये देख के ये नहीं कह देंगे एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कंटिन्यूज टू रिमेन इन मोशन। नहीं, यहां पर आप पूरा बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों हमने पढ़ा था कि अगर ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन में है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी भी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर ही होती है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भैया बताओ व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी, तो v माइनस यू क्या होगा? v क्या है? ये u के बराबर है, और u क्या है? u तो u के बराबर है ही, और उसको टाइम से डिवाइड कर दीजिए। तो u माइनस यू क्या होता है? 0, 0 अपॉन टी हो जाएगा 0, और v माइनस यू अपॉन टी हमारा होता है एक्सेलरेशन। तो फिर से देखिए, जब फोर्स हमारा 0 के बराबर है तो एक्सेलरेशन भी हमारा 0 है। दोनों चीजों से हम एक ही, दोनों केसेस में हम एक ही चीज कंक्लूड कर रहे हैं। इसमें क्या देखा? ऑब्जेक्ट मोशन में है, u स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो कह रहा है कि यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन में ही रहेगा अगर फोर्स नहीं लग रहा है। तो यानी बाद की वेलोसिटी भी वही होगी। तो स्टार्टिंग की वेलोसिटी बाद की वेलोसिटी जब सेम है तो चेंज इन वेलोसिटी 0 होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम भी 0 होगा, यानी एक्सेलरेशन 0 होगा। दोनों केस यही बता रहा है। दोनों केस क्या बता रहा है? इसको मैं साइड में लिख रहा हूं। दोनों केस बता रहा है कि अगर फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 के बराबर होगा। अगर आपको एक्सेलरेशन चाहिए नॉन जीरो, एक्सेलरेशन क्या चाहिए? एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यानी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को अगर आपको चेंज करना है, यानी एक्सेलरेशन कुछ चाहिए, तो उस केस में फोर्स भी आपका नॉन जीरो होगा। यानी एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो, इसके लिए आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको बताता है। ठीक है बच्चों,
इसको आप नोट कर लें। इसके बाद हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। नोट कर लीजिए इसको। चलिए बच्चों, अभी हमने जो देखा है वो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट देखा। हमने देखा कि अगर फोर्स आप नहीं लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जीरो होगा। ठीक है, याद करिए एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था इनर्शिया। ठीक है, एक इनर्शिया कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। मैंने कहा था कि एक बॉडी की प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपने किसी भी स्टेट के चेंज को अपोज करता है। यानी बॉडी की टेंडेंसी होती है कि अगर वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पे ही रहे, अगर आपको उसको रेस्ट से मोशन में लेकर आना है तो आपको फोर्स लगाना पड़ता है। जो ऑब्जेक्ट मोशन में है उसको अगर रेस्ट पर लेकर आना है तो फोर्स लगाना पड़ता है। अगर आप फोर्स नहीं लगाएंगे तो जो बॉडी जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहेगा। क्यों रहना चाहेगा? इनर्शिया की वजह से। एक बॉडी की इंटरनल प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, जिसको हम लोग इनर्शिया कहते हैं। ये इनर्शिया जो है आखिरकार किस वजह से होता है इसको हम लोग समझते हैं। एक बॉडी का जो इनर्शिया है वो उसके मास की वजह से होता है। ठीक है, द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, the inertia of a body, the inertia of a body is due to its mass। ठीक है, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो इनर्शिया के बारे में बताता है। कैसे? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कह रहा है कि अगर एक बॉडी रेस्ट पर है और आप कोई फोर्स नहीं लगाई तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा, वो मोशन में नहीं आना चाहता है इनर्शिया की वजह से। उसके पास इनर्शिया है, इस वजह से वो रेस्ट से मोशन में नहीं आना चाहता है। और अगर आपको उसको रेस्ट से मोशन में लाना है तब आपको फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, अगर एक बॉडी मोशन में है उसको रेस्ट पर लाना है, आपको फोर्स लगाना पड़ता है क्योंकि उसके इनर्शिया की वजह से। अब ये इनर्शिया आखिरकार होता क्यों है एक बॉडी के अंदर? इनर्शिया एक बॉडी के अंदर इसीलिए होता है क्योंकि बॉडी के पास कुछ ना कुछ मास होता है ना। आपके पास भी मास है, मेरे पास भी मास है, इस बोर्ड के पास भी मास है, इस मार्कर के पास भी मास है। हर एक बॉडी के पास जो है वो मास होता है। आप किसी भी बॉडी की बात करें, अब हम बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं, लेकिन आपके लेवल पर अगर आप किसी भी बॉडी की बात करें, उस बॉडी का कुछ ना कुछ मास तो होगा ही होगा। ठीक है, तो इनर्शिया जो है बॉडी का वो किसकी वजह से होता है? मास की वजह से होता है। तो मास के कैसे रिलेशन है मास के साथ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? तो इनर्शिया जो होता है किसी भी एक बॉडी का, इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, किसी भी एक बॉडी का जो इनर्शिया है वो उसके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया ज्यादा होगा, मास कम होगा तो इनर्शिया कम होगा। आप बोलेंगे सर ये इनर्शिया ज्यादा इनर्शिया कम की बात क्यों कर रहे हैं आप, अभी क्यों कर रहे हैं आप? देखिए, इनर्शिया के ऊपर डिपेंड, इनर्शिया का मतलब क्या है कि वो अपने स्टेट को चेंज नहीं करना चाहेगा, इसकी प्रॉपर्टी। तो ऐसा होता है, मैं कुछ छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों। सपोज करें कि आपके पास एक बुक है। ठीक है, उस बुक को आपको, वो रेस्ट पर है और आपको बुक को उठाकर मोशन में लेकर आना है। तो जाहिर सी बात है खुद ब खुद तो बुक मोशन में नहीं आएगा, आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो बुक रेस्ट पर है और एक हाथी रेस्ट पर है। मैं आपको कह रहा हूं कि बेटा इस बुक को ना फोर्स लगाकर मोशन में ले आओ, या फिर इस हाथी को फोर्स लगाकर मोशन में ले आओ। तो बुक पर फोर्स लगाएंगे आप तो इट विल कम इनटू मोशन, लेकिन हाथी पर आप बहुत ज्यादा फोर्स लगाएंगे तब जाकर वो मोशन में आ सकता है। तो आखिरकार ऐसा क्यों? इसका मतलब समझिए कि बुक का इनर्शिया कम है, बुक का मास कम है, इसीलिए बुक का इनर्शिया कम है। अच्छा, बुक का इनर्शिया कम होने का मतलब कि अपने स्टेट में जो चेंज है उस चेंज को अपोज करना, इसी को तो इनर्शिया कहते हैं ना। तो ये जो बुक के अंदर जो प्रॉपर्टी है कि वो अपने स्टेट के चेंज को अपोज करे, वो प्रॉपर्टी कम होती है, इसीलिए कम फोर्स में ही
वो रेस्ट से मोशन में आ जाता है। लेकिन हाथी का मास ज्यादा है इसलिए उसका इनर्शिया ज्यादा है, उसका इनर्शिया ज्यादा है इसलिए वो ज्यादा अपोज करेगा, ज्यादा रेजिस्ट करेगा, इस वजह से आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। एक फुटबॉल है, फुटबॉल ग्राउंड में प्लेस्ड है, आप उसको किक करते हैं, पैर से फोर्स लगाते हैं, वो रेस्ट से मोशन में आ जाता है। वहीं आपके पास उतना ही बड़ा एक स्टोन है, उस स्टोन को अगर आप उतने ही फोर्स से किक करेंगे, क्या वो स्टोन मोशन में आएगा? नहीं आएगा ना, आपके पैर पे चोट जरूर लग जाएगी। तो क्या है, फुटबॉल का मास कम है इसलिए उसका इनर्शिया कम है। इनर्शिया का मतलब स्टेट के चेंज को अपोज करने की प्रॉपर्टी। तो वो प्रॉपर्टी जो है, चूंकि उसका मास कम है इसलिए वो इनर्शिया की प्रॉपर्टी यानी अपोज करने की प्रॉपर्टी कम है ना उस फुटबॉल की। इसलिए जब कम अपोज करेगा तो आराम से आप उसको रेस्ट से मोशन ला सकते हो कम फोर्स लगाकर। स्टोन का मास ज्यादा है इसलिए उसका इनर्शिया ज्यादा है, इस वजह से कम फोर्स में तो वो अपोज कर ही देगा, वो मोशन में नहीं आएगा। उसको मोशन में लाने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरीके से आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। आपके पास एक बड़ा सा बक्सा है, एक बॉक्स है बड़ा सा, वो खाली है, उसको उठाकर आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। क्यों? उसका मास कम है। ठीक है, मास कम है इसलिए उसका इनर्शिया कम है, इनर्शिया कम है इसलिए कम अपोज करेगा, इसलिए कम फोर्स में ही वो रेस्ट में मोशन में आ जाएगा, रेस्ट से। लेकिन उसी बक्से में अगर आप पूरा बुक भर देते हैं, 50 बुक भर देते हैं, अब आपको उसको रेस्ट से मोशन में लाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? उसका मास ज्यादा इसलिए उसका इनर्शिया ज्यादा, इनर्शिया ज्यादा इसलिए अब वो ज्यादा अपोज करेगा, ज्यादा अपोज करेगा इसलिए आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। एक छोटा सा बेबी है, सपोज करें 5 केजी का एक बेबी है, उसका मास कम है इसलिए उसका इनर्शिया कम है। ठीक है, इसलिए उस पर कम फोर्स लगाएंगे तो आप, वो बैठा हुआ है उसको आप उठा सकते हैं, उसके स्टेट को चेंज कर सकते हैं। बैठा हुआ है, उठाएंगे तो वो मोशन में आ जाएगा, है ना। अब वही बेबी अगर मान लीजिए कि 15 साल के बाद वही बेबी अगर मान लीजिए कि 70 केजी का हो जाता है, अब क्या आप उसे चुपचाप से उठाकर और ऐसे मोशन में ला सकते हैं? नहीं कर सकते ना। क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा हो गया है इसलिए उसका इनर्शिया ज्यादा है, उसका इनर्शिया ज्यादा है इसलिए अपोज ज्यादा कर रहा है उसकी बॉडी, इसलिए आपको ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत है। तो मैं बहुत सारे आपको एग्जांपल दे चुका हूं। मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फिर से एक बार सुनिएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का जो स्टेटमेंट है वो एक तरीके से बॉडी के इनर्शिया की बात कर रहा है। इनर्शिया का मतलब कि बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी जो कि अपने स्टेट को चेंज होने से अपोज करे। जो बॉडी रेस्ट पे है उसको रेस्ट पे ही रखना चाहेगा। अगर आप फोर्स लगाएंगे तभी वो रेस्ट से मोशन में आ सकता है, और जरूरी नहीं कि फोर्स लगा दे और मोशन में आ ही जाए। बेड पर आप फोर्स लगाएं, जरूरी नहीं कि बेड मूव करे, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है मास के ऊपर। और जो मोशन में है वो मोशन में ही रहना चाहेगा। तो आखिरकार ऐसी इनर्शिया है प्रॉपर्टी मान लिया, लेकिन इनर्शिया किसकी वजह से है? इनर्शिया एक बॉडी के मास की वजह से है। और रिलेशन किस तरीके से है? इनर्शिया जो बॉडी का है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, यानी उसके पास ज्यादा टेंडेंसी है अपोज करने के लिए, यानी उसकी ज्यादा क्षमता है कि जिस स्टेट में उसी स्टेट में रह सके। तो जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा, जिसका इनर्शिया ज्यादा उसका रेजिस्ट करने का, अपोज करने की उसकी टेंडेंसी, अपोज करने की उसकी शक्ति ज्यादा, इसलिए आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसके स्टेट को चेंज करने के लिए। जैसे मैंने बताया कि अगर आप एक छोटे से बच्चे को उसका मास कम है, इनर्शिया कम है, अपोज कम करेगा, इसलिए आराम से आप उसको उठा सकते हो, रेस्ट से मोशन ला सकते हो। लेकिन 70 केजी का अगर एक इंसान है तो उसका मास ज्यादा होता है इसलिए उसका इनर्शिया ज्यादा है, इनर्शिया ज्यादा होने की वजह से ज्यादा अपोज करेगा, उसको उसके स्टेट को चेंज करने में आपको ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। एक एम्प्टी बॉक्स को आप मूव कर सकते हैं आराम से, लेकिन एक बॉक्स जिसमें 50 बुक्स भरे हुए उसको मूव करना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि एम्प्टी बॉक्स का मास कम है, इनर्शिया कम है, अपोज कम करेगा, इसलिए कम फोर्स लगाना है उसके स्टेट को चेंज करने के लिए। भरे हुए बॉक्स का मास ज्यादा है, इनर्शिया ज्यादा है, ज्यादा अपोज करेगा, इसलिए आपको भी ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज को आप रिलेट कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है इसको लिख लीजिए, फिर मैं मिटाकर न्यूटन के फर्स्ट लॉ के कुछ एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो बच्चों हम लोग न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है तो कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं।
चलिए एक डील कर लेते हैं हम लोग। डील ये है कि मैं हर एक एग्जाम्पल आपके लिए लिख दूंगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं लिखूंगा क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, बहुत ज्यादा हो जाएगा नहीं तो मैं एग्जाम्पल लिख दूंगा, आप ध्यान से, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन लिखूंगा नहीं। आप हर एक एग्जाम्पल को नोट कर लेंगे और जब ये लेक्चर खत्म होगा उसके बाद हर एक एग्जाम्पल का आप जितना समझेंगे उस हिसाब से आप एक्सप्लेनेशन लिख लेंगे। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या लें? पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं एक कारपेट को जब हम लोग बीट करते हैं। देखिए कारपेट जो है उसमें बहुत सारे डस्ट होते हैं, है ना। कारपेट आपने बिछा रखा है, लोग चल रहे हैं, उसके ऊपर डस्ट एक्यूमुलेट होता चला जा रहा है। अब एक कारपेट को आप इस तरीके से हवा में लटका दीजिए, ठीक है, किसी चीज से हैंग कर दीजिए या पकड़ के रखिए, और कोई अगर उस कारपेट को छड़ी से मारता है, स्टिक से उस कारपेट के ऊपर अगर आप बीट करोगे, मारोगे, तो आप देखते हैं कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो कारपेट से अलग हो जाते हैं। आखिरकार ऐसा क्यों? ठीक है, तो ये हमें न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से समझ में आएगा। पहला एग्जांपल है कि व्हेन अ कारपेट इज बीटन, व्हेन अ हैंगिंग कारपेट, एक कारपेट को ऐसे ही जमीन पे रखकर, हाँ जमीन पे रख के भी कर सकते हैं लेकिन लटका के करें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो व्हेन अ हैंगिंग कारपेट is beaten by a stick, dust particles gets separated from the carpet। ठीक है, पहला एग्जांपल क्या है कि जब कभी भी हम एक हैंगिंग कारपेट को जब हम स्टिक से बीट करेंगे, एक हैंगिंग कारपेट है उस पर स्टिक से अगर हम मारते हैं, तो जो डस्ट पार्टिकल्स उस कारपेट में है वो उस कारपेट से अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है समझिएगा इसको। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है अगर उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा तब वो रेस्ट पे ही रहेगा। जो ऑब्जेक्ट मोशन में है अगर उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा तब वो मोशन में ही रहेगा। नहीं, गलत। जो ऑब्जेक्ट मोशन में है उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा तब वो यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में रहेगा। मैं स्ट्रेस दे रहा हूं, यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। सिर्फ मोशन कह देने पे गलत हो जाएगा, मोशन कई तरीके से हो सकता है। तो देखिए, अगर सपोज करें आपका एक कारपेट जो वो हैंग कर रहा है, तो कारपेट तो रेस्ट पर है, कारपेट के ऊपर जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो भी रेस्ट पे रहेंगे, है ना। तो अगर आप कारपेट के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे कारपेट रेस्ट पे ही रहेगा। अगर आप डस्ट पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे डस्ट पार्टिकल्स रेस्ट पे रहेंगे। फिर आप स्टिक से बीट करते हो, किसको बीट करते हो? कारपेट को कि डस्ट पार्टिकल को? कारपेट को ना। जब आप कारपेट को स्टिक से मारते हो तो आप कारपेट के ऊपर एक फोर्स लगा रहे हो। जब आप कारपेट के ऊपर फोर्स लगा रहे हो तो जो कारपेट रेस्ट पर था, फोर्स लगने की वजह से वो मोशन में आ जाएगा, उसका स्टेट चेंज हो जाएगा। लेकिन डस्ट पार्टिकल के ऊपर तो आप फोर्स नहीं लगा रहे हो, डस्ट पार्टिकल पहले भी रेस्ट पे थे, अभी भी रेस्ट पे रहेंगे। तो कारपेट को आपने बीट किया, कारपेट यहां पर है, डस्ट पार्टिकल्स भी इसके ऊपर है। कारपेट को आपने बीट किया, कारपेट आगे बढ़ गया, लेकिन डस्ट पार्टिकल्स वहीं रह गए, दोनों अलग हो गए ना। अलग होने के बाद अब ये डस्ट पार्टिकल्स जो है वो सेपरेट आउट हो जाएंगे। समझ रहे हैं? तो अगर एक हैंगिंग कारपेट को हम स्टिक से बीट करते हैं तब उसके जो पार्टिकल्स हैं वो कारपेट से सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि जब हम कारपेट को स्टिक से बीट करते हैं तो उस दौरान हम कारपेट के ऊपर फोर्स लगाते हैं जिस वजह से कारपेट आगे की तरफ मोशन में आ जाता है। लेकिन हम डस्ट के ऊपर फोर्स नहीं लगा रहे हैं, इस वजह से डस्ट पार्टिकल वहीं पे रह जाते हैं। तो डस्ट पार्टिकल्स वहीं रह गए, कारपेट आपका आगे निकल गया, दोनों सेपरेट आउट हो जाते हैं। ठीक है, एक तो ये एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल आप समझिएगा कि अगर आपके पास एक 5 रुपए का कॉइन है, एक ग्लास लीजिए, ग्लास के ऊपर एक कार्डबोर्ड रख दीजिए और कार्डबोर्ड के ऊपर 5 रुपए का कॉइन रख दीजिए। ठीक है बच्चों, अगर आप उस कार्डबोर्ड को झटके से हटा देंगे,
बहुत जल्दी फोर्स लगाकर फटाक से हटा देते हैं, तो कार्डबोर्ड आपका हट जाएगा, लेकिन वो 5 रुपए का कॉइन जो वहीं ऊपर रहेगा। जब कार्डबोर्ड हटेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो नीचे उसी जो ग्लास आपने लिया उसमें वो फॉल कर जाता है। ठीक है, यानी कुछ इस तरीके से कि सपोज करें कि ये हमारा ग्लास है, ठीक है, और ये एक कार्डबोर्ड है, और इस कार्डबोर्ड के ऊपर आपने एक कॉइन रखा है। अगर आप इस कार्डबोर्ड के ऊपर बहुत ज्यादा मतलब बहुत तेजी से फोर्स इस तरफ लगाते हैं तो कार्डबोर्ड आपका सेपरेट हो जाएगा, और जो 5 रुपए का कॉइन है, कार्डबोर्ड अलग हो गया लेकिन 5 रुपए का कॉइन वहीं अपनी जगह पर होगा। तो अब कोई उस कॉइन को ऊपर संभालने के लिए है तो नहीं, तो ये कॉइन जो है नीचे की तरफ फॉल कर जाता है। ठीक है, तो दूसरा जो हमारा पॉइंट है उसके लॉजिक को भी समझेंगे, लेकिन उसको मैं लिख दे रहा हूं कि व्हेन अ कॉइन प्लेस्ड ऑन कार्डबोर्ड, ठीक है, कॉइन है उसे हम लोग कार्डबोर्ड में प्लेस कर रहे हैं। अगर हम जो कार्डबोर्ड है उस पर फोर्स लगाकर इज पुश्ड सडनली, यानी अचानक से हम उसे पुश कर देते हैं। पुश का मतलब क्या है? फोर्स। तो पुश कर देंगे तो सडनली, अगर हम कार्डबोर्ड को सडनली पुश करते हैं तब जो कॉइन है रिमेन्स एट इट्स पोजीशन, अपने पोजीशन पे ही रहता है, एंड हेंस फॉल्स डाउनवर्ड। फिर क्या होता है? वो नीचे की तरफ गिर जाता है। ठीक है, इस एक्सप्लेनेशन को भी हम लोग समझते हैं। फिर हम लोग तीसरा एग्जांपल कंसीडर करेंगे। ढेर सारे एग्जांपल्स हैं, हर एक एग्जांपल को आप समझ लीजिए। तो देखिए, कार्डबोर्ड जो है उसके ऊपर कॉइन रखा हुआ है। अगर आप धीरे से मूव करेंगे तब जो कार्डबोर्ड और कॉइन के बीच में फ्रिक्शन है उसकी वजह से कॉइन भी आगे बढ़ जाएगा आपका। लेकिन अगर आप सडनली पुश करते हैं तो आप फोर्स किस पर लगा रहे हैं? कार्डबोर्ड के ऊपर। ये कार्डबोर्ड रेस्ट पर था, कॉइन भी इसके ऊपर रेस्ट पर है, ग्लास भी रेस्ट पर है, तीनों रेस्ट पर है। ठीक है, तो इनर्शिया क्या कहता है कि जो रेस्ट पर है वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा जब तक उस पर फोर्स नहीं लगेगा। तो आप क्या कर रहे हैं कि आप कार्डबोर्ड के ऊपर काफी ज्यादा फोर्स अचानक से लगा देते हैं। तो आप फोर्स तो कार्डबोर्ड पे लगा रहे हैं ना, तो कार्डबोर्ड रेस्ट से मोशन में आ जाता है, लेकिन कॉइन के ऊपर तो कोई फोर्स नहीं लगा। और जब अचानक से खींचेंगे तो फ्रिक्शन को इतना मौका नहीं मिलेगा कि कॉइन को भी फोर्स लगा सके। तो अचानक से जब आप खींचेंगे तो कार्डबोर्ड आगे बढ़ जाएगा, लेकिन कॉइन के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा, तो वो रेस्ट पर था, रेस्ट पे ही रहेगा। तो रेस्ट पे ही रहने की वजह से कार्डबोर्ड आगे निकल गया, कॉइन वहीं रह गया। फिर अब जब कार्डबोर्ड हट जाएगा तब ग्रेविटेशनल फोर्स कॉइन को नीचे की तरफ खींच लेगा। एज अ रिजल्ट द कॉइन विल फॉल डाउनवर्ड। ठीक है, अच्छा, उसी तरीके से एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। फॉलिंग ऑफ कॉइन कर लिया, हैंगिंग कारपेट हमने कर लिया। उसी तरीके से एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, चलिए मूविंग बस का एग्जांपल, या बस जो रेस्ट पर इसका एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, जब आप सबको एक्सपीरियंस होगा कि अगर आप एक बस है जो कि खड़ी है, रेस्ट पर है, अगर आप उस बस के फ्लोर के ऊपर खड़े हैं, ठीक है, आप रेस्ट पर, बस भी रेस्ट पर, अचानक अगर ड्राइवर बस को एक्सेलरेट कर देता है, बस ले लें या मेट्रो ले लें, अचानक अगर वो गाड़ी अगर चल पड़ती है तो आपको पीछे की तरफ एक धक्का लगता है। ऐसा क्यों होता है इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे a person standing on a bus at rest। एक ऐसे बस पे खड़ा है इंसान जो कि रेस्ट पर है। A person standing on a bus at rest experiences
अब बैकवर्ड जर्क, पीछे की तरफ धक्का लगता है उसे। अब बैकवर्ड जर्क, ठीक है। अब बैकवर्ड जर्क व्हेन ड्राइवर suddenly accelerates बस, ठीक है। अब जरा इसको समझते हैं कि कहानी क्या है इसके पीछे। ये पॉइंट कह रहा है कि अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन बस एट रेस्ट, एक इंसान जो बस के फ्लोर पे खड़ा है और वो बस रेस्ट पर है, उस इंसान को क्या एक्सपीरियंस होता है? एक बैकवर्ड जर्क, पीछे की तरफ धक्का लगता है जब ड्राइवर उस बस को सडनली एक्सेलरेट कर देता है, आगे बढ़ा देता है। इस लॉजिक को भी समझते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है। देखिए रीजन ये है कि अगर एक इंसान बस के ऊपर खड़ा है, बस के फ्लोर के ऊपर, बस रेस्ट पर है, वो इंसान भी रेस्ट पर है, अगर उस इंसान के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा तब वो इंसान वहीं पर रेस्ट पे ही रहेगा। अब ड्राइवर ने क्या किया? अचानक से बस को एक्सेलरेट कर दिया, उसने इंजन पर फोर्स लगाया, फोर्स लगने की वजह से बस आगे की तरफ बढ़ी, इंसान उस बस के ऊपर खड़ा है। जब बस आगे की तरफ बढ़ रही है तो बस का जो फ्लोर है वो भी आगे की तरफ बढ़ेगा जिसके ऊपर इंसान खड़ा है। जब बस का फ्लोर आगे की तरफ बढ़ रहा है तो इंसान का जो पैर है, जो फुट है, और जो बस का फ्लोर है, दोनों कांटेक्ट में है। इस कांटेक्ट में होने की वजह से इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स आपने पढ़ा है ना, फ्रिक्शन फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो कि दो ऑब्जेक्ट जो कांटेक्ट में है उनके बीच में लगता है। और फ्रिक्शन फोर्स का काम होता है कि इन दोनों सरफेस जो कि कांटेक्ट में है, इनके बीच में कोई मोशन ना हो। तो अगर सपोज करो कि इंसान खड़ा है, इसका जो पैर है वो वहीं रह जाए और बस का फ्लोर आगे निकल जाए, तो मोशन हुआ ना इनके बीच में, तो फ्रिक्शन उस मोशन को अपोज करता है। तो जब ड्राइवर ने बस को एक्सेलरेट किया तो बस का जो फ्लोर है वो आगे की तरफ बढ़ा, वो इंसान जो बस के फ्लोर के ऊपर खड़ा है उसका पैर, उसका फुट जो है वो बस के फ्लोर के ऊपर है। फ्लोर और जो इंसान का जो फुट है दोनों कांटेक्ट में है, इस वजह से दोनों के बीच में फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन की वजह से एक फुट के ऊपर फोर्स लगेगा, वो फोर्स उसको रेस्ट से मोशन में यानी आगे की तरफ बढ़ा देगा। तो आपका लोअर पार्ट ऑफ बॉडी जो है, जो पैर है, वो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन अपर पार्ट ऑफ बॉडी के ऊपर तो कोई कांटेक्ट नहीं है ना जो उसको आगे बढ़ा सके, इसलिए वो रेस्ट पे ही रह जाता है। तो अपर पार्ट बॉडी का रेस्ट पे रह गया और जो लोअर पार्ट बॉडी का वो आगे बढ़ जाएगा। ये देखिए, ये बॉडी है, अपर पार्ट रेस्ट पे रह गया और लोअर पार्ट आगे बढ़ गया। तो क्या होगा? आपको पीछे की तरफ एक जर्क महसूस होगा ना, धक्का महसूस होगा। तो इसीलिए होता है। जैसे ही ऐसा होता है फिर ब्रेन जो है आपके मसल्स को एक्टिवेट करता है, मसल आपके अपर पार्ट ऑफ बॉडी को आगे की तरफ धक्का देता है और फिर आपका अपर पार्ट भी मोशन में आ जाता है। ठीक है। तो एक इंसान जो बस के ऊपर खड़ा है, जो रेस्ट पर है, तो बस भी रेस्ट पर है, वो इंसान भी रेस्ट पर है। अचानक से ड्राइवर ने बस को एक्सेलरेट किया, बस आगे की तरफ बढ़ी, बस का फ्लोर भी आगे बढ़ा, इंसान का जो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी है, जो फुट है, वो बस के कांटेक्ट में है। कांटेक्ट में होने की वजह से उस पर फ्रिक्शन लगेगा, वो फ्रिक्शन फोर्स उसको रेस्ट से मोशन में आगे बढ़ा देगा। लेकिन अपर पार्ट ऑफ बॉडी के ऊपर कोई नहीं है फोर्स लगाने के, इसलिए वो रेस्ट पर था, रेस्ट पर ही रहता है इनर्शिया की वजह से। इसलिए अपर पार्ट पीछे रहता, लोअर पार्ट आगे निकल जाता, तो आपको पीछे की तरफ एक जर्क महसूस होता है। ऐसा ही एक एग्जांपल और है, इसको भी हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं। इसके बाद आप नोट कर लीजिएगा, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ मूविंग बस। अब क्या है? अब इंसान किस पे खड़ा है? मूविंग बस के ऊपर खड़ा है। ठीक है। उसको क्या एक्सपीरियंस होता है? एक्सपीरियंसेस अ फॉरवर्ड जर्क। ठीक है। एक फॉरवर्ड जर्क उसको एक्सपीरियंस होता है जब ड्राइवर सडनली अप्लाइज ब्रेक।
ठीक है, एक इंसान जो मूविंग बस पे खड़ा है उसको आगे की तरफ एक जर्क महसूस होगा अगर ड्राइवर अचानक से ब्रेक अप्लाई कर देगा, बस को रोक देगा। आप भी बस मेट्रो में ट्रैवल करते होंगे, खड़े होंगे बिना सपोर्ट के, अचानक से ब्रेक लगता है, आप आगे की तरफ चले जाते हो, है ना। ऐसा क्यों होता है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, एक इंसान मूविंग बस पे खड़ा है, बस मूव कर रही है, बस मोशन में है, तो बस का जो फ्लोर है वो भी साथ साथ मोशन में है, एक इंसान उसके ऊपर खड़ा है वो भी साथ साथ मोशन में है, सब कुछ मोशन में है। अचानक से ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई कर दिया तो बस रुक गई, बस का जो फ्लोर है वो भी रुक गया। लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, फुट जो है वो चूंकि बस के फ्लोर के कांटेक्ट में है, इसलिए कांटेक्ट में होने की वजह से उस पर फ्रिक्शन फोर्स लगता है, फ्रिक्शन फोर्स उसको रोक देता है। अगर नहीं रोकेगा तो इंसान आगे बढ़ेगा, रिलेटिव मोशन हो जाएगा, है ना, तो रोक देता है। लोअर पार्ट ऑफ बॉडी पे फोर्स लगा, वो मोशन से रेस्ट पर आ गया, लेकिन अपर पार्ट ऑफ बॉडी पे तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। जब कोई फोर्स नहीं लगेगा तो वो मोशन में था, आगे की तरफ बढ़ जाएगा ना, ठीक है, तो वो मोशन में था, आगे की तरफ बढ़ जाएगा। लोअर पार्ट बॉडी के पीछे रह गया, अपर पार्ट आगे बढ़ गया, तो आगे की तरफ एक धक्का लगेगा ना। जैसे ही ऐसा होता है फिर ब्रेन आपके मसल्स को एक्टिवेट करता है, वो पीछे की तरफ फोर्स लगाता है और फिर जाकर आप रेस्ट पर आते हो। ये दोनों एग्जांपल आप समझ रहे हैं, ठीक है। इन चारों एग्जांपल्स को आप नोट कर लीजिए, फिर कुछ एग्जांपल्स और कंसीडर करते हैं हम लोग। चलिए बच्चों, दो एग्जांपल्स और देखते हैं। ये फिफ्थ एग्जांपल है। फिफ्थ एग्जांपल क्या कह रहा है, देखिए, आप ये भी जानते होंगे, ठीक है, ये कॉमन सी बात है, एक चलती हुई बस से या फिर एक चलती हुई ट्रेन से अगर आप कूदते हैं, जंप करते हैं, तो बहुत हाई रिस्क होता है। एक इंसान अगर स्पीडिंग बस से या स्पीडिंग ट्रेन से अगर जंप करता है तो वो अपने मुंह के बल आगे की तरफ गिर जाता है ना, या गिर सकता है। ऐसा क्यों होता है, ये भी आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताएगा। तो अ पर्सन jumping from a person jumping from a moving train or bus, a person jumping from a moving train or bus may fall in the फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। इसके पीछे की जो वजह है उस वजह को हम लोग समझते हैं। होता क्या है बच्चों कि इमेजिन कीजिए कि एक इंसान जो है वो चलती हुई ट्रेन पे या चलती हुई बस पे खड़ा है, उसके गेट के पास खड़ा है, तो ट्रेन या बस मोशन में है, उसके ऊपर जो इंसान खड़ा है वो भी मोशन में है। अगर ट्रेन चल रही है और प्लेटफॉर्म पे बैठकर अगर आप उस ट्रेन या फिर जो इंसान जो उसके गेट पर खड़ा उसको आप देखिए, दोनों आपको मूव करते हुए नजर आएंगे, है ना, तो दोनों मोशन में है। तो ट्रेन या बस मोशन में है और उसके गेट पर जो इंसान खड़ा है वो भी मोशन में है ना, और सामने जो रोड है या जो प्लेटफॉर्म है वो रेस्ट पर है ना, प्लेटफॉर्म थोड़ी बढ़ रहा है आगे, वो रेस्ट पर है। अब जब वो इंसान उस मूविंग बस या मूविंग ट्रेन से जंप करेगा और जंप करके जो फ्लोर है उसके ऊपर जब वो कूदेगा, तो उस दौरान तो कूदते वक्त तो जो ट्रेन या बस की जो स्पीड थी उसी स्पीड से वो कूदेगा। जंप करते ही उसके जो पांव हैं वो उस फ्लोर के ऊपर पड़ते हैं, फ्लोर रेस्ट पर है। जब वो उस फ्लोर के ऊपर जंप करता है तो फ्लोर और उसका जो फुट है दोनों कांटेक्ट में आता है ना, फ्रिक्शन फोर्स लगता है। ये फ्रिक्शन फोर्स उसके पैर के मोशन को अपोज करके उसको मोशन से रेस्ट पर ले आता है फोर्स लगाकर। लेकिन अपर पार्ट ऑफ बॉडी तो आपका जो ट्रेन या बस जिस स्पीड से मूव कर रही थी उसी स्पीड से मोशन में है, तो अपर पार्ट आपका आगे बढ़ जाएगा, लोअर पार्ट फ्रिक्शन की वजह से रुक जाएगा। एज ए रिजल्ट क्या होता है, एक इंसान जो है वो आगे की तरफ गिर सकता है। तो मूविंग बस या मूविंग ट्रेन से कूदते वक्त परेशानी यही है
कि जो इंसान मूविंग ट्रेन या मूविंग बस से जंप कर रहे हैं वो उस ट्रेन या बस के स्पीड के साथ मोशन में था, उसी स्पीड के साथ मूव कर रहा था। जब वो जंप करता है उसका फुट जिस फ्लोर पे, जिस रोड पर वो जंप कर रहा है उसके कांटेक्ट में आता है, फ्रिक्शन आता है, जिस वजह से वो फ्रिक्शन फोर्स लगाकर लोअर पार्ट ऑफ बॉडी को मोशन से रेस्ट पर ले आता है। लेकिन अपर पार्ट ऑफ बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगाने के लिए है नहीं, जिस वजह से उसका अपर पार्ट ऑफ बॉडी जो है वो आगे बढ़ जाता है, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी पीछे रह जाता है, वो इंसान आगे की तरफ गिर जाता है। क्लियर है? ये आपका एग्जाम्पल था, अ पर्सन जंपिंग फ्रॉम अ मूविंग ट्रेन। एक आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं, यह भी शायद आप लोगों ने किया होगा। अगर सपोज करें कि एक पेड़ है, उस पेड़ में बहुत सारे लीव्स हैं, बहुत सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं। अगर आप उस पेड़ के किसी ब्रांच को, किसी टहनी को अगर आप पकड़ कर और ऐसे हिलाते हैं तो हिलाने पे जो पत्ते हैं या फिर जो फल है या फिर जो फूल है, ये सब उस ब्रांच से गिरने शुरू हो जाते हैं, उस टहनी से गिरने शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों? तो इसका लिख सकते हैं हम कि व्हेन द ब्रांच ऑफ a tree is shaken, when the branch of a tree is shaken, fruits or leaves, या fruits and leaves falls from it. हाँ, ऐसा क्यों होता है समझते हैं। ठीक है, देखिए एक ट्री जो है वो रेस्ट पर है, ट्री के जो ब्रांचेस हैं वो भी रेस्ट पर हैं। आपने पकड़कर और उसको शेक किया, शेक करने के दौरान आप अपना फोर्स लगा रहे हो, उस ब्रांच के ऊपर फोर्स लगा रहे हो ना, तो ब्रांच के ऊपर फोर्स लगा रहे हो तो वो आगे पीछे मूव कर रहा है। लेकिन आपने फोर्स फ्रूट के ऊपर तो नहीं लगाया है, आपने फोर्स लीव के ऊपर तो नहीं लगाया है। तो फ्रूट पहले से रेस्ट पर था, आपने जब उसके ब्रांच को शेक किया तो भी फ्रूट के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा, इनर्शिया की वजह से वो रेस्ट पे ही रहता है। तो फ्रूट रेस्ट पर था और ब्रांच पर फोर्स लगने की वजह से वो आगे बढ़ गया। तो फ्रूट और ब्रांच जो है वो दोनों टूट सकते हैं। मान कई केसेस में नहीं टूटते क्योंकि वो फोर्स लगकर उसको आगे बढ़ा देता है उतने समय में। लेकिन अगर उतना फोर्स ना लग पाए कि फ्रूट भी आगे बढ़ सके तो फ्रूट जो है वहां से डिटैच हो जाता है, टूट जाता है। वैसे लीव्स भी अपनी जगह पर है, रेस्ट पर, कोई फोर्स नहीं लगा है, ब्रांच आगे बढ़ गया और लीव्स जो वही रह गए, वो गिर जाता है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, सारे फ्रूट्स और सारे लीव्स नहीं गिरते हैं। जब ब्रांच के ऊपर फोर्स लगेगा, वो आगे बढ़ेगा, तो ब्रांच भी फ्रूट और लीव्स के ऊपर फोर्स लगाता है। अगर वो इतना फोर्स लगा सकता है कि फ्रूट और ट्री को, लीव को साथ साथ मूव करा सके, तब तो नहीं गिरेगा। लेकिन जिस फ्रूट के ऊपर वो फोर्स नहीं लगा पाता है जितना कि उसको चाहिए रेस्ट से मोशन में आने को, तब फ्रूट वहीं रह जाता है, ब्रांच आगे निकल जाता है, दोनों अलग हो जाते हैं, फ्रूट जो है नीचे की तरफ गिर जाता है, लीव्स भी वैसे ही नीचे की तरफ गिर जाते हैं। तो बच्चों मैंने 6 एग्जांपल्स दिए, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो सेम लॉजिक लग रहा है, फोर्स का लॉजिक लग रहा है कि जिस पर फोर्स लग रहा है उसका स्टेट चेंज है और जिस पर फोर्स नहीं लग रहा है वो उसका स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आप ढूंढकर, और पहले तो ये 6 एग्जांपल्स मैंने बताए हैं, इन सब का एक्सप्लेनेशन आई होप आपने नोट कर रखा है। 6 पॉइंट सबका एक्सप्लेनेशन आप लोग लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। और इसके अलावा कुछ और अपनी तरफ से कुछ एग्जांपल्स ढूंढकर, लखमीर सिंह में कुछ एग्जांपल्स दिए होंगे उसे क्वेश्चंस में, तो उन एग्जांपल्स को ढूंढ करके उनको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करिएगा, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो इसको नोट करिए। और आज हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा न्यूटन का, अगले लेक्चर में हम लोग न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ेंगे। चलिए, बाय बाय, टेक केयर और पढ़ाई करिएगा। इसको नोट कर लें बच्चों।